In previous lecture, we studied about the preparation methods of alkane. Now, in this lecture, we will going to learn about the physical and chemical properties of alkane. तो हमें आज के लेक्चर में क्या देखना है? Physical and chemical properties of alkane. Now, the first physical property of alkane is alkanes are non-polar. Alkane कैसे होते हैं? Non-polar. तो non-polar या polar क्या होता है? देखो, एक कंपाउंड कंसिडर करते हैं HF. Okay, we consider the compound HF. In HF, what happened? This fluorine has electronegativity near about 4. तो in this compound fluorine की जो electronegativity होती है वो कितनी होती है? 4. और जो हाइड्रोजन है उसकी electronegativity नियरली 2.2. ठीक है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप रहता है वो कितना है? नियर अबाउट 1.8. दैट मीन्स इट इज लार्ज गैप. इट इज लार्ज गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन. तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो गैप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो कितना है? 1.8, यानी बहुत ज्यादा गैप है. इसीलिए क्या होता है कि जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेड पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन क्या करता है? उसकी तरफ खींचता है ना. फ्लोरीन क्या करता है? दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. फ्लोरीन क्या करता है? जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है, तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमें कैसे मिलेगा? तो इस पे फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलता है क्योंकि अभी बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ कंप्लीटली. तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाई देते हैं, हम लिखते हैं वैसा. ठीक है, और जब बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, तब H पॉजिटिव मिलेगा हमें एंड F नेगेटिव मिलेगा. ठीक है, H पॉजिटिव एंड F नेगेटिव. जब बॉन्ड है तो हम क्या दिखाते हैं कि फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव. दैट मीन्स व्हाट? कि दिस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड बाय द फ्लोरीन. तो फ्लोरीन क्या कर रहा है? वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस फ्लोरीन इज हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन. और उसमें इतना गैप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कि क्या हो रहे हैं? बॉन्डेड पेयर जो है इलेक्ट्रॉन के वो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है, अब होता क्या है? ये फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी क्या हुआ? यहाँ पे एनायन फॉर्म होगा और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? कैटायंस. मींस क्या होता है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ पोल्स. पोल्स यानी क्या? तो ये चार्जेस डेवलप होते हैं. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं, दैट इज कैटायन एनायन का फॉर्मेशन होता है. इस तरह का फॉर्मेशन चार्जेस का, ठीक है ना, इस तरह चार्जेस का फॉर्मेशन जिस कंपाउंड में होता है उस कंपाउंड को हम पोलार कहते हैं. ठीक है ना, जिस कंपाउंड में इस तरह के चार्जेस का सेपरेशन होता है उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? पोलार कहते हैं. जैसे कि अब HF का बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया तो हमें क्या मिलेगा? H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, दैट इज 1 एनायन एंड 1 कैटायन. तो यहाँ पे क्या हो गया? चार्जेस का सेपरेशन हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट आउट एंड हेंस दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पोलार. तो इसको हम क्या कहेंगे? पोलार. बाइपोलार भी कह सकते हैं हम इसको. दो चार्जेस सेपरेट होते हैं इसलिए इसको डाइपोलार भी कहा जाता है. ठीक है, डाइपोलार या पोलार. ठीक, डाइपोलार या पोलार. नाउ आवर अल्केन्स आर नॉन पोलार, बट ये हो गए पोलर कंपाउंड, लेकिन हमारे अल्केन्स कैसे? नॉन पोलर है. क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या रहता है? जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो होता क्या है? दिस कार्बन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट 2.6 एंड दिस हाइड्रोजन इज 2.2. नियर अबाउट कार्बन की 2.6 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन की 2.2 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो कितना है? नियरली 0.4. ठीक है, तो 0.4 इज बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है ना, 0.4 इज नॉट अ लार्जर वैल्यू. जहाँ हमने यहाँ पे देखा तो 1.8 थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. कितना था? 1.8. यहाँ पे उतना नहीं है, सिर्फ 0.4 का डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा नहीं है डिफरेंस. इसीलिए यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह के पोल फॉर्म होते नहीं. पोल यानी कार्बन नेगेटिव या हाइड्रोजन पॉजिटिव, इस तरह के चार्जेस सेपरेट होते नहीं हैं. और
चार्जेस अगर सेपरेट नहीं होते, जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तब वन इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और वन इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, वन इलेक्ट्रॉन कार्बन को जाएगा और वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दैट मीन्स वहां पे किसी भी प्रकार का चार्ज सेपरेशन होता नहीं, और जहाँ पे किसी भी प्रकार का चार्ज सेपरेशन होता नहीं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लेस गैप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लोअर और लेस, hence there will be no pole separation, no charge separation, and hence alkanes are non-polar in nature. Okay? Why alkanes are non-polar nature? आपको समझ में आ गया है क्यों है non-polar in nature? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम है, और इस कारण वहाँ पे किसी भी तरह के चार्जेस सेपरेट होते नहीं या पोल्स क्रिएट होते नहीं। इसीलिए हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। ठीक है। Then the second property of alkane is the lower member of alkane, that is from carbon number 1 to carbon number 4, that is from methane to butane। जो लोअर मेंबर है अल्केन के, फ्रॉम मीथेन टू ब्यूटेन आर गैसियस। ठीक है। जो लोअर मेंबर होते हैं अल्केन के वो कैसे है, गैसेस फॉर्म में होते हैं। देन फ्रॉम C5 to C17 these alkenes are in the liquid form, and C17 onwards जो होंगे alkenes, these alkenes are in a solid phase or solid form। तो C1 to C4 जो alkane होते हैं वो कैसे होते हैं, in a gaseous phase। C5 to C17 these alkenes are in a liquid phase, while C17 onward are the solid one। ठीक है। तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पहले जो लोअर मेंबर ऑफ अल्केन्स आर गैसेस, while the higher members are in the form of solid। ठीक है। Then the third point is with increasing the molecular mass of alkane, with increasing molecular mass of alkane the boiling and melting point also increases। boiling point and melting point increases। why? मॉलिक्यूलर मास कैसे बढ़ेगा, जब चेन बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे किसी भी अल्केन में तो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। जैसे कि हम देखेंगे कि ब्यूटेन से बड़ा कौन है, पेंटेन। तो पेंटेन की चेन लेंथ क्या है, ब्यूटेन से बड़ी है, क्योंकि ब्यूटेन में 4 कार्बन थे, पेंटेन में 5। तो जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी उस अल्केन का बढ़ता जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता जाए अल्केन का तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट है ना, और सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीजेस। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आल्सो गेट इंक्रीजेस। सो जैसे जैसे चेन बढ़ेगी अल्केन की, उस हिसाब से उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है अल्केन का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चेन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, उसका सरफेस एरिया, वैसे वैसे सरफेस एरिया इंक्रीजेस। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, दैट मीन्स द intermolecular forces of attraction also goes on increasing, forces of attraction also goes on increasing, and that's why we can say that with increasing the chain of alkane we get
द इंक्रीजिंग बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी उस तरह से, उस हिसाब से उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। अल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। और एक बात है कि अगर हमने CH3 CH2 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 CH3 पेंटेन, ठीक है, एन पेंटेन है, CH3 CH3 CH2 CH3, तो ये क्या हो गया आइसोपेंटेन। और एक कंपाउंड हमने यहाँ पे लिया CH3 CCH3 CH3 CH3, तो नियोपेंटेन। ठीक है, पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन को अगर ऑब्जर्व किया हमने, इसका अगर हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है यानी चेन प्रोपेन में, चेन पेंटेन में जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा उससे आइसोपेंटेन में जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर इन केस ऑफ आइसोपेंटेन देन दैट ऑफ द N-pentane and in neopentane is lower than that of the iso and N-pentane। तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा, इसमें आइसोपेंटेन में N-पेंटेन से कम होगा और नियोपेंटेन में आइसोपेंटेन से कम होगा। तो ये क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है उस हिसाब से सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, एंड हेंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होंगे, कम होंगे, डिक्रीज होंगे। तो इसी कारण जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी विद द इंक्रीजिंग ब्रांचिंग द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सेम कंपाउंड है लेकिन सेम कंपाउंड के आइसोमर्स अगर हमने देखे तो आइसोमर्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में भी हमें क्या दिखता है, डिफरेंस दिखता है कि अगर उसकी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वही कंपाउंड हमें ब्रांच फॉर्म में मिल रहा है तो उसका जो आइसोमर्स होते हैं तो आइसोमर्स में बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगी, कम होगी। इट इज ड्यू टू द डिक्रीजिंग सरफेस एरिया ड्यू टू द इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग जैसे इंक्रीज होती जाएगी उस हिसाब से उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होता जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी डिक्रीज होते जाएंगे एंड हेंस द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट विल आल्सो डिक्रीजेस। ओके, नाउ दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान में रखना है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी। Yes, one physical property is solubility. Okay, solubility. Solubility. So alkanes are non-polar in nature, है ना? हमें पता है कि alkanes are non-polar in nature। तो अल्केन नॉन पोलर है इसीलिए वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगी। ठीक है, अल्केन्स आर नॉन सोल्यूबल इन वाटर या इनसोल्यूबल इन वाटर। आप लिख सकते हैं या कर सकते हैं कि अल्केन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। व्हाई इनसोल्यूबल इन वाटर, अल्केन्स इनसोल्यूबल क्यों है वाटर में, क्योंकि जो वाटर है HOH एक ऐसा है पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। और हमारे अल्केन कैसे हैं, अल्केन्स आर नॉन पोलर। अब केमिस्ट्री का वन रूल भी है, क्या रूल है केमिस्ट्री का, कि लाइट डिसॉल्व इन लाइट। तो लाइट डिसॉल्व लाइट, केमिकल केमिस्ट्री का रूल क्या है, लाइट डिसॉल्व लाइट। तो पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर मॉलिक्यूल में या पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉलिड ही डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें नॉन पोलर सॉलिड ही डिसॉल्व होगा। तो लाइट डिसॉल्व लाइट, ये केमिस्ट्री का रूल है। तो इस हिसाब से वाटर पोलर हो गया और अल्केन नॉन पोलर हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, जो अल्केन है वो इनसोल्यूबल होगा वाटर में क्योंकि वाटर पोलर है।
तो फिर कहाँ पे सोल्युबिलिटी होगी इस पोलर नॉन पोलर अल्केन की? तो नॉन पोलर अल्केन्स आर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एक्सेट्रा। ठीक है, तो these are the some physical properties of alkane. Now the next topic is chemical properties. Now the chemical properties of alkane. Okay. The first chemical property is substitution reaction. Substitution reaction. ठीक है, तो what is meant by substitution reaction? We know that alkenes are known as paraffins. Alkene को हम क्या कहते हैं? Paraffins कहते हैं. Why it is called as a paraffins? और paraffins का मतलब क्या होता है? Less reactive. Alkenes are less reactive towards acid, base, oxidizing agent and reducing agent. तो जो अल्केन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल कहेंगे हम उसको, तो स्टेबल होते हैं अल्केन्स, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। तो किसी भी एसिड या बेस या ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते नहीं। तो इसीलिए हम अल्केन को क्या कहते हैं? अल्केन्स आर नोन टू बी पैराफिन्स। ध्यान में रखना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि अल्केन्स आर कॉल्ड एज ए डैश डैश डैश। तो अल्केन्स इज नोन टू बी पैराफिन्स। तो अल्केन्स को हम क्या कहेंगे? पैराफिन्स कहेंगे, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं किसी भी रिएजेंट की तरफ। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट करना है हमें, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं हम कि अल्केन का वन ऑफ द हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं, क्लोरीन है या नाइट्रो NO2 ग्रुप है या फिर उसकी सल्फोनेशन करते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन ग्रुप को किसी अदर ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अल्केन का हाइड्रोजन ग्रुप अगर हम किसी और ग्रुप से अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन जो दिखाते हैं, तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज शोन बाय अल्केन इज हैलोजिनेशन। The first substitution reaction which is shown by alkene is halogenation. तो halogenation तो फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अल्केन की, जो अल्केन दिखाते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली हैलोजिनेशन में? तो एग्जांपल लेंगे हम, मीथेन है, ठीक है, और व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ मीथेन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। तो हैलोजन, ठीक है, Cl2 हमने यहाँ पे लिया, Cl2 क्या करेगा? वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ दिस मीथेन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इस यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा? तो मीथेन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और हमें प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा। ठीक है, बट दिस रिएक्शन ऑकर्स अंडर, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है हैलोजिनेशन की रिएक्शन, ये कहाँ पे होती है? एट हाई टेम्परेचर, दैट मीन्स 573 to 773 केल्विन के बीच में इस तरह के रिएक्शन कैरिड आउट होते हैं। जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है वो हैलोजिनेशन रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर प्रोसीड होती है, या तो एट हाई टेम्परेचर या तो फिर एट डिफ्यूज सनलाइट या हीट का यूज करके या फिर हीट के प्रेजेंस में दिस रिएक्शन इज प्रोसीड। तो ये जो रिएक्शन होती है हैलोजिनेशन, ये कहाँ पे होती है? इधर एट हाई टेम्परेचर और फिर सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट, जिसको यूवी लाइट जिसको हम कहते हैं ना, तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में ही इस तरह की रिएक्शन होती है हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो जब भी हम इस तरह की रिएक्शन दिखाएंगे हैलोजिनेशन, तो हमें क्या लिखना है? Hμ। तो Hμ क्या है? सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, ठीक है, तो ये रिएक्शन कहाँ पे कैरी होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस हैलोजिनेशन रिएक्शन मीन्स व्हाट? व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ alkane is replaced by halogen group, then this reaction is known to be halogenation. तो halogenation का मतलब क्या होगा? जब एक हाइड्रोजन हमने अल्केन का क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया या रिप्लेस किया विद
Cl2 दैट मीन्स विथ हेलोजन। हेलोजन के साथ अगर एक हाइड्रोजन हमने अल्केन का सब्स्टिट्यूट किया तो हमें जो रिएक्शन मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हेलोजिनेशन। अब जो हेलोजिनेशन की क्या कहेंगे हम उसको, ऑर्डर रहती है कि कौन सा हेलोजन रिएक्ट होगा अल्केन के साथ। तो देखो अल्केन के साथ जो फ्लोरीन है वो हाईली रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन जो है वो अल्केन के हाइड्रोजन को फास्ट रिप्लेस कर देता है देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, तो फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन, देन द क्लोरीन, देन द ब्रोमीन एंड देन द आयोडीन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हमने देखे हेलोजन फैमिली की तो फ्लोरीन सबसे फास्ट रिएक्टिव है या मोस्ट रिएक्टिव है अलोंग दिस हेलोजन फैमिली मेंबर। ठीक है, और अगर अल्केन की बात करें तो अल्केन में tertiary carbon or tertiary alkenes are more reactive than secondary one, and secondary alkenes are more reactive than primary one. To remember this also, if fluorine is most reactive than Cl2, Cl2 is most reactive than Br2, is most reactive than I2, and tertiary alkenes are most reactive than secondary alkenes are most reactive than primary. ठीक है, अब होता क्या है, फ्लोरीन और मोस्ट रिएक्टिव है इसीलिए जब फ्लोरीन अल्केन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन टू फास्ट होगी, ज़्यादा ही फास्ट होगी, है ना। तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होने के कारण इस तरह का जो कंपाउंड है, इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, लाइक एक्सप्लोजिव, है ना, एक्सप्लोजिव होती है सच टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड हेंस फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन कैन नॉट बी पॉसिबल। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण भी फ्लोरीन क्या कर सकता है, फ्लोरिनेशन रिएक्शन देता नहीं, मोस्ट रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। और जो I2 है यानी आयोडीन है, तो आयोडीन कैसे है, बहुत स्लो रिएक्शन देता है। इट इज this iodine gives slow reaction with alkane, so iodine gives slow reaction, hence iodination of alkane also not takes place. Yes, iodination of alkane is a slow reaction and it is a reversible. Okay, कैसी है, स्लो तो है, फिर और कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, स्लो भी है और रिवर्सिबल रिएक्शन है, hence iodination of alkane does not possible but इन द प्रेजेंस ऑफ। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हुई भी आयोडिनेशन तो क्या होगा, प्रोडक्ट रिवर्सिबल होगा, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन हमें इसको पॉसिबल करना है या पर्टिकुलर हमें आयोडाइड चाहिए, अल्किल आयोडाइड चाहिए, तो इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 और HiO3 हम ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। अगर हमें किसी भी तरह का अल्किल आयोडाइड चाहिए तो हम रिएक्शन किस कंडीशन में कैरिड आउट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 और HiO3, तो रिएक्शन कैरिड आउट होगी। ठीक है, तो फिर से तो फ्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव है, हेंस फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन डज नॉट पॉसिबल, कैन नॉट पॉसिबल। और I2 के साथ रिएक्शन बहुत स्लो है, इसीलिए भी I2 जो रिएक्शन देता है वो भी पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि I2 gives the slow and reversible reaction, but in the presence of HNO3 and HiO3 the iodination of alkane possible. Okay, ठीक है। Now the free radical this halogenation reaction is proceed via free radical mechanism. Okay, this halogenation reaction is proceed via free radical mechanism. Free radical मैकेनिज्म, ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है वो हम क्या करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में एक्चुअली क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जो Cl2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन हम देखेंगे, और क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन कैसे होते हैं, तो इट इज वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में Cl2 जो होता है वो क्या करता है, इसका होता है होमोलिटिक फिजन। Cl2 का क्या होगा, होमोलिटिक फिजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और सनलाइट। तो सनलाइट या यूवी लाइट की हेल्प से जो Cl2 है उसका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। लेकिन कैसे ब्रेक होगा, वो
होमोलिटिकली यानी जो बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें के जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, वन इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास जाएगा और अदर इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन यानी क्या होगा, ये जो बॉन्ड है कैसे ब्रेक होगा, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट हैपन हियर, Cl प्लस Cl, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। तो क्या तैयार हुआ यहाँ पे, क्या मिला हमें, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिले बाय द होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ क्लोरीन क्लोरीन। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है उसका होमोलिटिक फिजन होकर हमें क्या मिला यहाँ पे, क्लोरीन फ्री रेडिकल। एक्चुअली दिस बॉन्ड इज वीकर देन दिस एंड दिस बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उससे दिस बॉन्ड इज वीकर। तो क्लोरीन क्लोरीन में जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है इज वीकर देन दैट ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन। तो रिमेंबर दिस आल्सो। तो इसमें ये जो बॉन्ड है वीकर है तो इसमें क्या होगा, होमोलिटिक फिजन होगा और होमोलिटिक फिजन होके हमें क्या मिलेंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेंगे। अब बोलते हैं इसको, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की जो स्टेप है जिसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलते हैं, इस स्टेप को कहा जाता है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप। The chain initiation step is start with the homolytic fusion of bond between chlorine। तो क्लोरीन में का जो बॉन्ड है उसका होमोलिटिक फिजन होकर इनिशिएशन स्टेप स्टार्ट होती है। नाउ द सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन, सेकंड स्टेप इज अ चेन प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, जो भी क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, मिथिल के हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब करता है। यहाँ पे एक मीथेन है, हमने मीथेन है, कौन सा भी अल्केन ले लेंगे हम, तो अल्केन में का जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे मीथेन लिया तो मीथेन का हाइड्रोजन बोलेंगे, तो मीथेन का जो हाइड्रोजन है वो क्या कर लेगा, क्लोरीन एब्सॉर्ब कर लेगा। अगर यहाँ भी क्या होगा, होमोलिटिक फ्यूजन, तो होमोलिटिक फ्यूजन कैसे होगा, ब्रेक, अगर बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो वन हाइड्रोजन goes to hydrogen, one electron is goes to hydrogen and one electron goes to carbon। So in this way we get such type of the compound। HCl वहाँ पे फॉर्म होगा क्योंकि Cl हाइड्रोजन को निकाल देगा और बाकी क्या रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन पे गया और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, दिस कार्बन पे है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3 फ्री रेडिकल। इस तरह से CH3 फ्री रेडिकल मिलेगा हमें, ठीक है। अब क्या होगा, स्टेप बढ़ती जाएगी, ठीक है, स्टेप ए क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ती जाएगी हमें देखना है, चेन प्रोपोगेशन में क्या क्या होता है। अब जो CH3 फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल वो क्या करेगा, Cl2 पे अटैक करेगा, Cl2, ठीक है। Cl2 पे अटैक करके क्या करेगा, यहाँ से एक Cl को, ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने में मदद होगी यहाँ पे, और फिर क्या होगा, एक क्लोरीन को ये एब्सॉर्ब कर लेगा फ्री रेडिकल। अगर क्लोरीन को एब्सॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर आएगा, H, यहाँ पे Cl लगेगा, क्लोरीन को, CH3 जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और क्लोरीन को निकाल देगा। तो फिर यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ भी क्या बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के साथ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ जाएगा। तो एक क्लोरीन जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन का, वो तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और एक जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, रिमेनिंग रहेगा। अब क्या होगा, फिर से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल किसी अल्केन के हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेगा फिर से। तो फिर से प्रोसेस क्या होगी, कंटिन्यू होगी, है ना। तो एक चेन प्रोपोगेशन जो है वो कंटिन्यूअस रहेगी और कंटिन्यूअस होने के कारण वहां पे बहुत से कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है।
फिर से किसी भी अल्केन पे अटैक करेगा, अल्केन का हाइड्रोजन एब्सॉर्ब करेगा, फिर अल्केन का फ्री रेडिकल बनेगा इस तरह। फिर वो अल्केन फिर से Cl2 मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और Cl2 मॉलिक्यूल का Cl निकाल लेगा और बाकी का जो Cl फ्री रेडिकल है वो रिमेनिंग रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी, उसको कहेंगे हम चेन प्रोपेगेशन। अब इसको स्टॉप अगर करना है हमें, चेन प्रोपोगेशन को अगर स्टॉप करना है तो कैसे करेंगे हम, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, तो चेन टर्मिनेशन में क्या होती है, तो ये जो चेन है यानी चेन प्रोपोगेशन शुरू है उसको स्टॉप करने के लिए क्या क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता होगा चेन टर्मिनेशन में, तो दो Cl फ्री रेडिकल अगर ऐड हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा। तो चेन खत्म हो गई क्योंकि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है वो क्या हो गए, फ्री रेडिकल एब्सॉर्ब हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों फ्री रेडिकल खत्म हो गए तो हमें क्या मिलेगा, Cl2 मॉलिक्यूल मिलेगा। तो फ्री रेडिकल ही नहीं रहेगी तो चेन प्रोपोगेशन होगा नहीं। या तो फिर दो CH3 फ्री रेडिकल हो गए और दो CH3 फ्री रेडिकल अगर ऐड हो जाएंगे तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा CH3 इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, तो भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फ्री रेडिकल क्या हो रहे हैं, फिर से रिएक्शन में एब्सॉर्ब हो रहे हैं, तो फ्री रेडिकल ही नहीं रहेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड होगी क्या, नहीं होगी। और CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल अगर ऐड हो गए तो क्या मिलेगा, CH3Cl। तो इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट जब भी मिलेगा हमें, ये तो मेजर प्रोडक्ट हो गए, ये 3 स्टेप से हमें मेजर प्रोडक्ट मिल सकते हैं इस रिएक्शन में। तो क्या होगा, अगर एक प्रोडक्ट हमें मिले इस रिएक्शन में तो चेन वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि फर्दर रिएक्शन करने के लिए फ्री रेडिकल नहीं होंगे, ठीक है। या फिर इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3 है यहाँ पे CH3Cl और इस पे Cl फ्री रेडिकल ने अगर अटैक किया तो क्या करेगा, वो कहाँ पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन को निकाल लेगा। अगर ये हाइड्रोजन को उसने निकाल लिया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो HCl और ये होगा फ्री रेडिकल, है ना। ये हो गया फ्री रेडिकल क्योंकि हाइड्रोजन चला गया और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन तो ये लेके चला गया Cl के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आएगा, दिस ग्रुप इज ना अल्किल फ्री रेडिकल बोल सकते हैं, अल्किल क्लोराइड फ्री रेडिकल। तो जो अल्किल क्लोराइड फ्री रेडिकल है वो फिर से क्या करेगा, Cl पे अटैक करेगा, ठीक है ना, Cl मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये क्लोरीन रिमेनिंग रहेगा। तो रिएक्शन फिर से इस तरह से हो जाएगी, H यहाँ पे क्या आ गया, Cl और Cl, तो दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। फिर से क्या होगा, अगर इस कंपाउंड पे फिर से Cl फ्री रेडिकल ने अटैक कर दिया तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा और फिर रिमेनिंग जो हाइड्रोजन है उस वो भी इस तरह से क्या हो सकता है, वहाँ पे रिप्लेस है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्लोरीन से। तो हमें टेट्राक्लोरोमीथेन जो कंपाउंड है वो भी यहाँ पे मिलता है। जैसे चेन रिएक्शन इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए पॉसिबल जो प्रोडक्ट होंगे इस केस में, अल्किल हैलाइड जो मिलेंगे इस केस में वो इस तरह से हो सकते हैं कि CH4 है प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl और CH3Cl प्लस Cl2 गिव्स CH2Cl2 CH2Cl2 plus Cl2 gives CHCl3 and CHCl3 plus Cl2 gives CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इन दिस वे हमें क्या मिलेंगे, तो ये कंपाउंड मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे अल्किल हैलाइड को सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। इन फ्रॉम दिस रिएक्शन वी गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने के कारण हमें अल्किल हैलाइड को अगर सेपरेट करना है इस प्रोडक्ट से तो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए दिस रिएक्शन इज नॉट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड के लिए जनरली दिस मेथड इज नॉट यूज्ड। ओके, दिस इज अबाउट द halogenation of alkene.